हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, RO एग्ज़ाम के लिए ये ज्योग्राफी की क्लास है। हमने आपको बताया था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, अर्थात किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। RO का री एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाला जा सकता है। बस आपको जो है कंसेप्ट के साथ में पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें जो है बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि सिलेबस को आसानी से पूरा किया जा सके और RO का री एग्ज़ाम निकाला जा सके। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? इन चारों को देखिए दोस्तों और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केरिया जनजाति उड़ीसा राज्य दिया गया है। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश, तो कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है। तो 2 वाला पॉइंट आप नीचे देखिए कहाँ कहाँ पर मेंशन है। ए और सी में मेंशन है, इसको आप हटा दीजिए। यानदी जनजाति राजस्थान, पालियान जनजाति तमिलनाडु राज्य दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये आंसर बी लगाएं या डी लगाएं। जिसको कंफर्म पता है तो आंसर लगा देगा। तो दोस्तों, एग्जाम में यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो 50-50 के हिसाब से आपको जो रिस्क लेना है। कम से भी कम 6 से 8% तो हर हाल में एग्जाम में करने ही है, क्योंकि यहाँ पर चांस सही होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। केरिया जनजाति उड़ीसा राज्य और पालियान जनजाति तमिलनाडु में है। जबकि आपको यहाँ पर कुकी जनजाति पता है किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर राज्य में, मणिपुर मेघालय, ठीक है। और यानदी जनजाति, इसको याद कर लेना है। यानदी जनजाति जो है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना राज्य में जो है इस प्रकार की जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, श्रेणी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में 100% बनेगा। यहाँ पर आपको जास्कर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी दी गई है। कह रहा है दक्षिण से स्टार्ट कीजिएगा और उत्तर की ओर इन श्रेणियों का क्रम लगाना है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम श्रेणी आती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट में फोर्थ ऑप्शन केवल ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर होगा आपके प्रश्न का ऑप्शन ए विकल्प, ठीक है। एक ही पॉइंट से प्रश्न जो है लग चुका है। उसके बाद में आप कर सकते हो, देखिए, धौलाधर श्रेणी, फिर आपकी जास्कर श्रेणी, फिर आपकी लद्दाख श्रेणी, फिर आपकी काराकोरम श्रेणी आएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पर्वत क्रम दिए गए हैं और प्रकार दिया गया है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ए का 2 आएगा। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। ए का 2 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। तो बी और डी को आप हटा दीजिए। सह्याद्री पर्वत जो उदाहरण है या प्रकार है, तो ये प्रकार है वर्षोत का, तो बी का 1 आएगा। आंसर हो चुका है ऑप्शन सी विकल्प। राजमहल, ज्वालामुखी और दोस्तों नीलगिरी अवशिष्ट प्रकार का ये पर्वत है। तो इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आइए। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। उत्तर से स्टार्ट कीजिएगा और दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए। देखिए, सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि नीलगिरी और कार्डमम और नन्नामलाई और अन्नामलाई की पहाड़ी किस किस राज्य में फैली हुई है। तो यहाँ पर हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? तो करना है आपको उत्तर से स्टार्ट करना है और दक्षिण की तरफ आपको इन पहाड़ियों का क्रम लगाना है। तो नन्नामलाई की पहाड़ी, तो दोस्तों ये सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैली हुई है। तो देखिए, ऑप्शन ए में राइट आंसर होगा, यानी कि तीसरा पॉइंट सबसे पहले आ जाएगा। उसके जस्ट बाद आपकी नीलगिरी की पहाड़ी आएंगी। नीलगिरी की पहाड़ी ये कई राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। उसके बाद में आपकी आएगी अन्नामलाई की पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु और कुछ केरल के हिस्सों में ये फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर इतने में ये फैली हुई है। चलिए, उसके बाद कार्डमम की पहाड़ी, ये जस्ट सबसे नीचे है कार्डमम की पहाड़ी, जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ी दोस्तों केरल
केरल के दक्षिण पूर्व में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में ये फैली हुई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कानार कहा गया है। पिछली बार जो आरओ का एग्जाम हुआ था, यानी कि पेपर कैंसिल हो चुका था, उस पेपर में 21% जो है कथन कारण के थे। ठीक है, तो 21% में से हमने आपको बताया है कोई अच्छा विद्यार्थी है तो 12% तो 12 सभी कर लेंगे, ये समझ लीजिए। बस थोड़े से 9% हो सकते हैं जो डिफ़िकल्ट आएंगे, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई प्रतीत होती है। तो ये सही बात है। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर को बढ़ता है या बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कहा गया है नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। सही अनुक्रम हमको बताना है। तो पूर्व से कह रहा है पश्चिम की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले कोसी नदी आएगी, फिर उसके बाद में गंडक आएगी, फिर उसके बाद में आपकी घाघरा, फिर आएगी गोमती। 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कथन कारण कई प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कारण नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये भी यहाँ पर सही है दोस्तों, विभ्रंश घाटी से होकर ये बहती हैं। तो आप देखिए कि ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने ऑप्शन ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है, लेकिन इजी प्रश्न है, कर सकते हैं। नर्मदा और ताप्ती की चर्चा नीचे की जा रही है, नर्मदा और ताप्ती की चर्चा ही ऊपर की जा रही है, और दोनों पॉइंट सही है। तो इस प्रकार जो है कथन कारण दोनों सही है और कथन की व्याख्या कारण जो है कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कथन कारण का प्रश्न है, आ जाइए। प्रायद्वीपीय भारत पेनिसुलर इंडिया की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं है। ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं और वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्या आप नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो भाई। तो ये डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं। ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद एलुवियल सेडिमेंट्स नहीं लाती हैं। तो दोस्तों ये अपने साथ जो है गाद, मिट्टी, कंकड़ नहीं लाती हैं। इसी कारण से तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और अब आपको आंसर चुन लेना है कि ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चर्चा की जा रही है, कथन में भी और कारण में भी। तो जो है कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही कथन है? आरओ के पेपर पैटर्न पर ही हम क्वेश्चनों को लेकर आते हैं। सही का चयन करना है। कौन सही है? हिमालय नदियों का उद्गम स्थान बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है। तो हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान जो है क्या है? बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में ही होता है। सही है। अतः शीतकाल में वे सूखी होती हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ
परिपक्वता तक पहुंच गई हैं। हिमालयी नदियां अपरदन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हिमालयी नदियाँ अपरदन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को क्या करती हैं, चित्रित करती हैं। तीन अवस्थाएं इनकी हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। चलिए प्रश्न नंबर पर आते हैं 10 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सियाचिन हिमनदी, नुरबा घाटी दिया गया है, बेपो हिमनदी, ब्रालोह घाटी, बारासिगरी हिमनदी, चंद्रा घाटी, सोनापानी हिमनदी, गौरी गंगा। तो यहाँ पर दोस्तों डी राइट आंसर होगा। सोनापानी हिमनदी, ये गौरी गंगा नहीं आएगा, इसके लिए आएगा चंद्रा घाटी। तो बारासिगरी हिमनदी और सोनापानी हिमनदी के लिए चंद्रा घाटी आएगा। ठीक है, बाकी सभी पॉइंट यहाँ पर सही है। इसको जोड़ याद रखें, सियाचिन हिमनदी नुरबा घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। वेमनाड केरल, लोकटक मेघालय दिया गया, तो ये गलत है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। नीचे दो कथन हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कणार कहा गया है। तो कथन कर्ण का ही प्रश्न है दोस्तों। कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, यानी कि इस दौरान जो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो अभिकथन दोस्तों सही है। कारण तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है। तो तमिलनाडु का जो तट है वो बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। सही है यहाँ तक। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अरब सागर की वृष्टि छाया क्षेत्र में ये स्थित है। ये यहाँ तक सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं, आपको आंसर चुनना है दोस्तों। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए कथन कारण दोनों सही है। कारण जो है अभी कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आप सभी जानते हो कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो वर्षा उत्तर पूर्वी शाखा के दौरान होती है। उत्तर पूर्वी शाखा के दौरान होती है, अर्थात लौटते मानसून के दौरान ही तमिलनाडु के तटों पर जो है वर्षा होती है। ठीक है, मानसून। नेक्स्ट पर आते हैं। कथन कारण का प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्या ये पॉइंट सभी नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो सही है। कारण भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। देखिए ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए सत्य है परंतु आर यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट में कच्छ वनस्पति और सूची सेकंड में राज्य के साथ सुमेलित कीजिए। तो कूट से हमको सही सुमेलित करना है। कच्छ वनस्पति और राज्य दिया गया है। अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति ये किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ए का 4 आएगा। ए का 4 ऑप्शन बी और डी में है। ए और सी को हटा दीजिए। कुंडापुर, देखिए एग्जाम में भी सादा आया था। तो कुंडापुर किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। बी का 1 आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पिचवरम तमिलनाडु और वेमनाड हम सभी जानते हैं केरल। तो डी का 2 है। देखिए पहला पता था आपको, परंतु डी का 2 दोनों में ही दिया गया है। चलिए डी राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? गोंडवाना तंत्र के अवसाद समुद्री दशा में निक्षेपित हुए हैं। गोंडवाना तंत्र के सेल जीवाश्ममय हैं। गोंडवाना तंत्र के सेलों में
धात्विक खनिज निक्षेप होता है। तो गोंडवाना तंत्र के सेलों में धात्विक खनिज निक्षेप होता है, तो नहीं, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि गोंडवाना तंत्र तो किसके लिए जाना जाता है? कोयला उत्पादन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। धात्विक खनिज के लिए तो धारवाड़ तंत्र है। तो तीसरा वाला यहाँ पर पॉइंट गलत है, तो डी को भी हटाइए और दोस्तों ए को भी हटाइए। अब आपका आंसर बी और सी ऑप्शन में है। तो गोंडवाना निक्षेप अवभ्रंशी द्रोणी में हुआ है। गोंडवाना निक्षेप अवभ्रंशी द्रोणिका में हुए हैं। अब आप आंसर चुन लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2 सही है और 4 सही है, परंतु पहले वाला भी यहाँ पर गलत है। देखिए सरासर दिख रहा है, गोंडवाना तंत्र के अवसाद समुद्री दशा में निक्षेपित हुए नहीं हुए हैं। गोंडवाना तंत्र के अवसाद तो ये करोड़ों वर्षों पहले मलबा के रूप में एकत्रित हुए थे, तो दबे हुए सेल हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी की फसल है। जूट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्या एक रबी की फसल है ये? नहीं, ये गलत है। जूट एक खरीफ की फसल है दोस्तों ये। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। चलिए सेकंड वाला यहाँ पर अभी सही मान लेते हैं। थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। तो देश के पूर्वी क्षेत्र में ये सीमित है, ठीक है, सही है। अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य में जूट की खेती की जाती है। तो तीसरा पॉइंट तो सही है। पहला पॉइंट गलत था, इसको हटाइए ए को, उसके बाद में सी को भी काट दीजिए और डी को भी काट दीजिए। देखिए आसानी से आंसर लग चुका है। तो केवल सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में कर लेना है। तो जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और जूट की खेती के लिए सवज जल की भी आवश्यकता होती है। ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में पशु दिया गया है और सूची सेकंड में उसकी प्रजाति दी गई है। चलिए भैंस की प्रजाति कौन सी है यहाँ पर? तो भैंस की प्रजाति दोस्तों मूंगा है। ये ए का 4 आएगा। मूंगा नस्ल की प्रजाति भैंस की होती है। इनके दोस्तों कान बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद में गाय की नस्ल है साहिवाल, ये ज़्यादा दूध देती है। बकरी की प्रजाति है जमुनापारी, सी का बनाएगा। और भेड़ बीकानेरी, डी का 2 आएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में फसलें हैं और सूची सेकंड में भौगोलिक परिस्थितियाँ दी गई हैं। चलिए मिलान करते हैं। एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो इस प्रश्न को आप जो है बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हो। आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। जौ के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं वो देखना है, और चावल की खेती के लिए या फिर ज्वार या बाजरा के लिए। यदि कोई विद्यार्थी ज्वार तथा बाजरा को लेता है पहले, इसके लिए दोस्तों क्या आएगा? तप्त तथा शुष्क जलवायु, अल्प उपजाऊ मृदा, इसके लिए कम उपजाऊ वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो सी का 1 ले लीजिए। और सी का 1 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखिए यहीं पर डी का 3 है, यानी चाय के लिए गर्म और नरम जलवायु तथा उच्च तुंगता की आवश्यकता होती है। तो डी का 3 मिल चुका है। अब आप देखिए बी का दोनों में ही 4 है। चावल की खेती के लिए तप्त और नरम जलवायु तथा उपजाऊ मिट्टी, देखिए चावल की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ से भी हम पकड़ सकते हैं। अब हमारे पास बचा है केवल जौ। तो जौ के लिए दोस्तों क्या आएगा? 2 पॉइंट वाला बचा है। ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। तो ए का 2 है। इस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जौ दोस्तों ठंडी होती है, इसका सातु बना करके पिया जाता है। तो ठंडी जलवायु इसके लिए आएगी और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा आएगी। और जैसे कि ज्वार बाजरा के लिए कम उपजाऊ वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है,
यहाँ तक भी क्वेश्चन को पकड़ करके आप आंसर लगा सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। देशों के नए नाम दिए गए हैं और देशों के पुराने नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। बेनिन किस देश का ये पुराना नाम है, तो इसके लिए आएगा दोहामी, ए का 5 आएगा। बेलीज, बेलीज के लिए ब्रिटिश होंडुसरास, होंडुसरास, बी का 4 है। बोत्सवाना, बोत्सवाना के लिए आएगा बेचुआना लैंड, सी का 3 है। मलावी, मलावी के लिए नासालैंड, डी का 1 है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो नोट करके उसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देश और राजधानी दी गई है, देश और राजधानी से भी 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है। एंटीगुआ और बारमूडा, एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी दी गई है सेंट जॉन्स, तो ये सही है। डोमिनिका की राजधानी दी गई है सेंटो डोमिगो, क्या ये सही है? नहीं, यही यहाँ पर गलत है। तो डोमिनिका की राजधानी होती है रोसेऊ, ये आएगी। बाकी अन्य सभी यहाँ पर से लिखे हैं। बहामास की राजधानी नासाऊ है और अल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर। नेक्स्ट पर आइए, साहेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक देश का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। देखिए ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन, परंतु डिफिकल्ट से मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि हमको तो केवल 105 क्वेश्चन ही सही सही अटैम्प्ट करने हैं, बाकी तो छोड़नी है। चलिए, राइट आंसर होगा टूनीशिया। अगर रिपीट होंगे तो ज्यों के त्यों हो जाएंगे, तो फिर लग जाएगा, ध्यान सभी पर देना है। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में मूल सेल है और सूची सेकंड में कायांतरित सेल है। गेब्रो सेल का संबंध ये किससे है? एपिडाइओराइट, तो ए का 2 आएगा। उसके बाद में बेसाल्ट, बेसाल्ट के लिए आएगा एम्फीबोलाइट, बी का 1 है। सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, सेल, स्लेट, डी का 3 है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी डी का 3 जानते होंगे, परंतु ये सी और डी में दोनों में ही दिया गया था। तब आपको कोई एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। या फिर आप बेसाल्ट को याद कर सकते हो कि बेसाल्ट कायांतरिक सेल, इसका उदाहरण है एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट बोलो, याद रखें। मिलान कीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत है और सूची सेकंड में देश दिया गया है। एटलस पर्वत किस देश में स्थित है ये? तो यह स्थित है मोरक्को में। ए का 4 है, सभी जानते हैं। ए का 4 ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिया गया है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है, बी का 3 आएगा। चिमराजो, चिमराजो इक्वाडोर और पेरिनीज फ्रांस स्पेन, डी का 1। तो सभी ने सही किया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। भौगोलिक स्वरूप और देश। देखिए सेशन पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और क्लास को पूरा अटेंड करना है। कम समय में आपको अच्छे से क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट लगा है इसके आगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के लिए क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो ए का 1 आएगा। ए का 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिया गया है। ग्रैंड कैनियन कनाडा, तो बी का 2 आएगा। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो चुका है। लेक विनिपेग के लिए आएगा यूएस से। दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेकॉन्ग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है।
मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं। मेकांग नदी बहते हुए डेल्टा का निर्माण करती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है वियतनाम में हो ची मी है सिटी के निकट ये डेल्टा का निर्माण करती है। और दोस्तों यह दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। याद रखेंगे कि दक्षिण चीन सागर में यह गिर जाती है। तो यहाँ से आपको कंबोडिया हटाना है और यहाँ पर वियतनाम लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। नगर है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में नदी दी गई है। चलिए पकड़ लीजिए। बुडापेस्ट, डेनब्यू, सी का 1 आएगा और सी का 1 डी और ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में आप देखिए नाम पने हैं। नाम पने के लिए मिनकांग आएगा। नाम पने जो नगर है वो मिनकांग नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है। खारतूम, ये आप सभी जानते ही हो। इसके लिए क्या आएगा? नील नदी आएगा। तो बी का 4 है और बी का 4 ऑप्शन डी में ही दिया गया था। यहाँ से भी आप आंसर लगा सकते थे। सेंट पॉल मिनियापोलिस, इसके लिए आएगा मिसिसिपी। तो याद रखेंगे मिनियापोलिस मिसिसिपी। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। रिंग ऑफ फायर अग्निवलय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन कर लेना है। यह अभिसरण पट्टिका सीमाओं का क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही है। ये पट्टिका सीमाओं का ये क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर अग्निवलय कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है इसको। और पट्टिकाओं या प्लेटों का क्षेत्र होता है। और ये एक सक्रिय भूकंपी एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो ये ज्वालामुखी क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट एक दूसरे के निकट आती हैं और ये आपस में टकराती हैं। इसी कारण से इसको एक्टिव भूकंपी एवं ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। यह गहरी गंभीर खाई से संबंधित है। इस टकराने के कारण ही गहरी गंभीर खाई जो है बनती है। तो यहाँ पर सभी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बेगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। बेगुला धारा, देखिए ये पॉइंट अक्सर कर पूछा जाता है। यदि आपको पता है कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है तो सही है, यदि नहीं पता है तो ये गलत हो जाएगा। बेगुला धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है अटलांटिक महासागर से ये संबंधित धारा है। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो डी और ए को आप काट सकते हो। उसके बाद में पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। बिल्कुल सही है। दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही रहेगा। तो दूसरा सही रहेगा। उसके बाद में आइए हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है। तो ये बिल्कुल सही है। और हम्बोल्ट की धारा एक ठंडी जलधारा होती है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। उसके बाद में ओयासियो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। ओयासियो की धारा जापान तट पर, क्या ये एक गर्म जल धारा है? नहीं, इसको भी याद रखना है। यह दोस्तों ठंडी जल धारा है। तो गर्म जल नहीं लाती है, ये ठंडा जल लाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कणार कहा गया है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास जो मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही है भाई। कारण सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए।
और याद कर लीजिए। सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी ये कर रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। सिमलीपाल ये जो क्षेत्र है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ए का 4 आएगा, ए का 4 ऑप्शन बी और डी में है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, बी का 3 है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। नोकरेक मेघालय में है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी सी जानकारी है, सुन लीजिए। सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। भूगोल की मैंने आपको पहले भी कई वीडियो उपलब्ध कराई है, जो चैनल पर नए हैं वो उन वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। 3 से 4 वीडियो पहले उपलब्ध करा रखी है। आरओ की सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी 3 से 4 वीडियो जो ज्योग्राफी संबंधित करा रखी है कि जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाएगा। इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद में घटना चक्र से मैं आपको दोस्तों 5 से 6 वीडियो करा दूंगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ में हम पर्यावरण भी करेंगे घटना चक्र से, जल्दी इसकी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप जल्दी सिलेबस पूरा करेंगे। बस शर्ते आप मेरे अकॉर्डिंग जो है क्लासों को देखते रहिएगा। जैसे मैंने आपको बताया उन वीडियो को भी वॉच कीजिएगा और जो वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेंगी उनको भी वॉच कीजिएगा। इससे एक बेस्ट तैयारी हो जाएगी। फिर आप आराम से प्रैक्टिस सेट जो है बाद के बचे 20-30 दिन में कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।